Welcome students, I'm Avantika from AVS Knowledge Station and today we'll do Forest and Wildlife Resources, which is the second chapter of class 10th Geography. Now students, let me tell you a very important thing that this chapter will be assessed only in your periodical test and will not be assessed in your CBSE board examinations for the session 2020 and 21. Alright, the marks will be assessed in the periodical tests. So periodical test is counted in the board examinations. All right, so don't think that it is not important, it is equally important. All right, now you can see a little song, a part of the folk song which is written here in the very first paragraph, which says, Narak my lord, you are the creator of music in the world of lectures. ओ नारक माई लॉर्ड लेट मी डेडिकेट माई सेल्फ टू यू. अब लेप्चाज क्या होता है बेटा? लेप्चाज एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी ऑफ पीपल particularly who belong to द फॉरेस्ट. ऑल राइट, अगर हम बात करें तो सिक्किम की साइड, हिमालयन माउंटेन्स की साइड की कम्युनिटी है जो कि ज़्यादातर इज़ बेस्ड ऑन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. ठीक है, तो इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे ज़्यादा? नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये क्या कह रहे हैं? ये अपने गॉड को ऑफर कर रहे हैं कि हम आपको डेडिकेट कर रहे हैं खुद को और नेचुरल ब्यूटी को. Let me gather your music from the springs, the rivers, the mountains, the forests, insects and the animals. ठीक है, Let me gather your music from the sweet breeze and offer it to you. तो ये कह रहे हैं कि भगवान का ही जो म्यूजिक है वो हमें कहाँ से सुनाई देता है? इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल ब्यूटी, है ना. और नेचुरल ब्यूटी से ही इकट्ठा करके उस म्यूजिक को हम आपको ऑफर कर रहे हैं. ऑल राइट, तो ये हमें एक इम्पोर्टेंस बता रखी है फॉरेस्ट और नेचुरल ब्यूटी की. फाइन. नाउ स्टूडेंट्स, ये आप सभी को पता है कि हम इस प्लैनेट पे अकेले नहीं हैं. वी शेयर इट विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स. ठीक है, और वो लिविंग बींग्स में कौन कौन आता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, ट्रीज हैं, ह्यूज एलिफेंट्स, ब्लू वेल्स, हर कोई है ना. तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये हैबिटेट मतलब रहने की जगह. ओके, तो दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी. इमेंस होता है सरप्लस में. ठीक है, एक लिमिट से ज़्यादा. तो क्या है लिमिट से ज़्यादा? बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? वेराइटी ऑफ living beings in we can say form of plants, in forms of animals, insects. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है. और हम we human beings along with all living organisms form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on the system for our own existence. तो देखिए, ये लाइन हमको बिल्कुल समझनी पड़ेगी बेटा कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. क्योंकि हम अकेले इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, हम एक पार्ट हैं इकोलॉजिकल सिस्टम का एंड हम भी दूसरों पे डिपेंडेंट हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए. ओके, यू मे से दैट देयर आर सम पीपल हु थिंक दैट ह्यूमन बींग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना. और उसकी वजह से क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है. यू कैन सी वेरी वेल. पर बेटा आप इसमें एग्जाम्पल देखिए, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या करते हैं? दे रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर दैट वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूसेस आवर फूड. ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ों के बिना, जिनके बिना नहीं रह सकती, उनकी क्वालिटी को रिक्रिएट और रादर इम्प्रूव करते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और इन सब में सबसे ज़्यादा अगर हम कहें इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, सो दैट इज़ द फॉरेस्ट. ओके, फॉरेस्ट प्ले अ की रोल. तो इम्पोर्टेंस क्यों है फॉरेस्ट की? क्योंकि इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी फॉरेस्ट होते हैं और ये यहाँ से हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं. फॉरेस्ट आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और इस वजह से हम भी किस पे डिपेंड करते हैं? फॉरेस्ट पे ही. सी, यू कैन सी ओवर हियर वेरी वेल द डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. देखिए, नाम ही क्या है? बायो. बायो क्या होता है? लिविंग. ओके, तो लिविंग डाइवर्सिटी का मतलब ही ये है एक ऐसी हैबिटेट, एक ऐसा रहने का एक एनवायरनमेंट जो बहुत ज़्यादा रिच है वाइल्ड लाइफ में, या कल्टीवेटेड स्पीशीज़. कल्टीवेटेड होते हैं जिनको हम
पाल रहे हैं, ओके, या फिर कल्टीवेशन हो गया, एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन, प्लांट्स, जो कि बहुत डाइवर्स हैं इन देयर फॉर्म्स, फंक्शन, बट डिफरेंस के बाद भी दे आर क्लोजली इंटीग्रेटेड, और सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायोडाइवर्सिटी में क्या है, एक मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज काम कर रहा है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ऑलराइट, नाउ इफ वी सी फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। नाउ स्टूडेंट्स, आपने प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, फ्लोरा होता है वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ओके, एंड फौना इज वैरायटी ऑफ एनिमल्स। सो आप अगर अपने एनवायरनमेंट में देखेंगे, सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सेम फ्लोरा फौना होता है, इट्स नॉट दैट, ठीक है। कुछ एनिमल्स और प्लांट्स यूनिक होते हैं हर एरिया के। और अगर हम इंडिया की बात करें, सो इट इज़ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। अगर हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की, तो इंडिया में बिकॉज ऑफ द वेरिंग क्लाइमेटिक चेंजेस, रिलीफ फीचर्स, हमें सबको पता है कितनी वैरायटी है, कितना एक्सटेंडेड है हमारी कंट्री, तो इस वजह से यहाँ वैरायटी भी बहुत रिच है, ओके। और आपने देखा होगा बेटा कि कैसे ये रिसोर्सेज हमारे डेली लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, या तो हमें वो मेडिसिन आप देखिए प्लांट से मिलती हैं, है ना, एनिमल्स से कितने सारे काम होते हैं डेली लाइफ के, पर होता क्या है, हम इनको ग्रांटेड ले लेते हैं। ग्रांटेड का मतलब होता है कि हम परमानेंट समझने लग जाते हैं, और उस सोच के कारण हम उसको वैल्यू नहीं देते, है ना। किसी चीज़ को ग्रांटेड लेना मीन्स वी बिकम केयरलेस टूवर्ड्स इट। सो बिकॉज वी आर गेटिंग केयरलेस, एंड उसकी वजह से रिजल्ट क्या हो रखा है, दैट biodiversity is under great stress because of insensitivity towards our environment, है ना। हमने और चैप्टर्स में भी पढ़ा हुआ है पहले कि कैसे एक्सप्लॉयटेशन और इनसेंसिटिविटी की वजह से एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है। ऑलराइट, और ये सजेस्ट किया जा रहा है कि दुनिया का जो वो है रिकॉर्ड ऑफ थ्रेटेंड, उसमें से इंडिया में ही 10% वाइल्ड फ्लोरा थ्रेटेंड लिस्ट में आती है। इंडिया में जो वाइल्ड फ्लोरा है वो थ्रेटेंड लिस्ट में है। इसका क्या मतलब है, जिन प्लांट्स को हम कल्टीवेट नहीं कर रहे, जो अपने आप हो रही है, पर वो बहुत ही रेयर क्वालिटी की है, रेयर उसकी है स्पीशी की, वो थ्रेटेंड है, क्योंकि उसका ध्यान नहीं दिया जा रहा है उसको ढंग से, ठीक है। और 20% जो मैमल्स हैं वो भी थ्रेटेंड लिस्ट में है इंडिया में, ओके। सो अब ये थ्रेटेंड हैं, तो अब ये कौन सी कैटेगरी में जा रहे हैं, धीरे धीरे क्रिटिकल में। और क्रिटिकल से कहाँ जा रहे हैं, एक्सटेंट होने में, ओके, लाइक द चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, ये सारे देखिए, ये आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलराइट, सो हम एक्चुअली अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी स्पीशीज़ तो लॉस्ट हो भी चुकी हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें इनसेंसिटिव नहीं होना है, और क्या होना है, ध्यान रखना है अपने एनवायरनमेंट और नेचर का। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पेज, विच इज़ पेज 15. See, let us now understand the different categories of existing plants and animal species. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं स्पीशीज़ की, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव कैटेगराइजेशन है, और इम्पोर्टेंट भी ज़रूर है बेटा। तो इनके अकॉर्डिंग जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसमें सबसे पहले आती हैं नॉर्मल स्पीशीज़। जैसे नाम कहता है नॉर्मल, मतलब उनकी नंबर्स अच्छे खासे हैं और कोई उनको खतरा नहीं है। जैसे कि कैटल, एनिमल्स में कैटल, और साल, पाइन और रॉडेंट्स क्या हैं, साल और पाइन तो प्लांट्स हैं, और रॉडेंट्स हो गए जो वो होते हैं, कीड़े हो गए या रिप्टाइल्स हो गए, उनको हम रॉडेंट्स कह देते हैं, ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी हैं, नाम से ही है एंडेंजर्ड, एक तरह से इंडेंजर, ओके। सो मतलब जो डेंजर में है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, ओके। अगर ऐसे ही जिस रीजंस की वजह से वो एक्सटिंक्ट हुई हैं, अगर उन रीजंस को हमने नहीं हटाया तो धीरे धीरे बिल्कुल ही वो ख़त्म हो जाएंगी। और ऐसे एग्जांपल्स हैं ब्लैक बक सॉरी, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मकाओ, संगर, ठीक है, ये सब।
अब अगर हम बात करें थर्ड कैटेगरी की, दो कैटेगरीज कौन सी हो चुकी हैं, नॉर्मल हो चुका है और इंडेंजर्ड हो चुका है। थर्ड कैटेगरी इज वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज में बेटा जो ईजिली इफेक्ट, वल्नरेबल का मतलब ही होता है जो ईजिली इफेक्ट हो रहा है, ईजिली प्रोन है, ठीक है। तो इसमें वल्नरेबल स्पीशीज वो हैं जो डिक्लाइन हो चुकी हैं काफ़ी, और अब ये अगर ऐसे डिक्लाइन होती रही तो एंडेंजर्ड में चली जाएंगी। ओके, एग्जांपल्स आर एशियाटिक एलिफेंट, गैंजेटिक डॉल्फिन एट्सेट्रा। नाउ रेयर स्पीशीज, फोर्थ कैटेगरी कौन सी है, रेयर स्पीशीज। रेयर नाम ही जो सजेस्ट कर रहा है रेयर, कि पहले ही इनकी पॉपुलेशन कम थी क्योंकि ये रेयर थी, है ना, इनकी पॉपुलेशन पहले ही कहीं कहीं होती थी, और ये भी एंडेंजर हो सकती हैं अगर नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट। ओके, और मतलब समझ आ रहा है ना आपको कि पहले ही अगर कोई चीज़ रेयर है और हम उसका भी ध्यान नहीं रख रहे तो वो भी धीरे धीरे इंडेंजर हो जाएगी। और इसके एग्जाम्पल्स हैं हिमालयन ब्राउन बेयर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल एट्सेट्रा। नाउ एंडेमिक स्पीशीज़, ये कौन सी फिफ्थ टाइप की स्पीशीज़ हैं, ये वो स्पीशीज़ होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं, ठीक है। एंडेमिक इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेयर, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। रेयर होता है कि मिल तो सकती हैं बट बहुत कम नंबर्स में है, पहले से ही होती ही कम है। और एंडेमिक है जो चाहे नेचुरल बैरियर्स की वजह से, जोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से, जैसे अगर हम कहें पोलर बेयर, ठीक है, तो वो एंडेमिक स्पीशी है क्योंकि वो हर जगह नहीं मिल सकता। पेंगुइन्स ये हर जगह नहीं मिल सकते, ठीक है। तो एंडेमिक स्पीशीज़ वो हैं जो फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। ओके, और एग्जांपल्स कौन से हैं, अंडमान टील, निकोबार पिजन, ठीक है, नाम भी लगे हुए ना साथ में कि वो वहीं मिलती हैं। The sixth type of category is extinct species. I'm sure all of you will understand extinct मतलब जो सर्च करने के बाद भी नहीं मिल रही हैं, even after the searches और likely areas जहाँ मिल सकती हैं वहाँ पे ढूंढने के बाद भी they are not found. A species may be extinct from a local area, region, country, continent or the entire earth, है ना। एक्सटिंक्ट ये नहीं है कि पूरी दुनिया में एक भी ना हो तभी एक्सटिंक्ट कहेंगे, नहीं बेटा, अगर जिस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया या फॉरेस्ट में वो मिलती थी और वहाँ नहीं है तो भी हम उसको एक्सटिंक्ट स्पीशी ही कहेंगे। ओके, और एग्जांपल्स हैं एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक। ओके, और यहाँ पे एक स्मॉल पैराग्राफ आपको दे रखा है कि एशियाटिक चीता है ना, सेव टाइगर और ये सब कैंपेन्स क्यों चल रहे हैं आजकल, बिकॉज अगर ये एक्सटिंक्ट होते हैं देन इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एंटायर बायोडाइवर्सिटी। सी, यहाँ पे एशियाटिक चीता के ऊपर एक पैराग्राफ है जो बता रखा है कि इट्स अ यूनिक एंड स्पेशल मेंबर ऑफ द कैट फैमिली। उसकी स्पीड कितनी फास्ट है। ओके, कई बार चीता को लेपर्ड से भी मिस्टेक किया जाता है। ओके, पर इसका डिस्टिंग्विशिंग मार्क क्या है कि चीता के ऊपर तो टीयर ड्रॉप्स होते हैं उसके नोज़ के साइड पे, ओके, और लेपर्ड पे ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। आज एशियन चीता इज़ नियरली एक्सटिंक्ट, क्यों, ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे, है ना। ये डिक्लाइन हो क्यों रहे हैं, क्योंकि जो ज़रूरत है इनके हैबिटेट की वो इनको नहीं मिल पा रही है, जो फूड अवेलेबल, जो प्रे इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो मतलब हर चीज़ डिक्लाइन हो रही है। अगर जो चीज़ जो ह्यूमन बींग्स को फूड चाहिए वही भुखमरी है ना, वो नहीं मिलेगी तो ह्यूमन बींग्स भी तो कहाँ जिंदा रह पाएगा। ऐसे ही जो प्रे इनको चाहिए वो इनको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कौन इंटरफेयर कर रहा है, ह्यूमन बींग्स। ओके, एंड बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स एक्टिविटी therefore they are unable to get the suitable habitat.